नमस्कार, आपका बीएड एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है। बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ, इसका एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पूरा देखें व इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर रिवाइज कर लें। विश यू ऑल दी बेस्ट फ्रॉम SRBP डिग्री कॉलेज उन्नाव। भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं इसकी चुनौतियों के नाम से है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहली लाइन आपके सामने है। वैदिक शिक्षा को वेदकालीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से जाना जाता है। किस शिक्षा को प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आप उसमें वैदिक शिक्षा को टिक करके आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आया, किस शिक्षा को प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से जानते हैं? तो वैदिक शिक्षा को प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। वैदिक शिक्षा को ही हम वेदकालीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसमें से जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा किस वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। किस वेद में? ऋग्वेद में। ठीक है, इसका विषय वस्तु ज्ञान है। ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या है? तो ऋग्वेद का विषय वस्तु ज्ञान है। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे? ऋग्वेद के ज्ञाता अग्नि ऋषि थे। एक क्वेश्चन में, एक लाइन में 3 क्वेश्चन छिपा दिए हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे? अग्नि ऋषि थे। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ का वर्णन है। किस वेद में यज्ञ का वर्णन है? यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। यजुर्वेद का विषय क्या है? कर्म। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? यजुर्वेद के ज्ञाता आदित्य ऋषि थे। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? यजुर्वेद के ज्ञाता आदित्य ऋषि थे। आगे बढ़ाते हैं। ये जो PDF है वो पेड स्टूडेंट्स को पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। यजुर्वेद, सामवेद की बात करते हैं। इसमें गायन द्वारा देवताओं की अर्चना की गई है। किस वेद में गायन द्वारा देवताओं की अर्चना की गई है? सामवेद में गायन द्वारा देवताओं की अर्चना की गई है। इसका विषय उपासना है। किस वेद का विषय उपासना है? सामवेद का विषय उपासना है। सामवेद के ज्ञाता कौन थे? सामवेद के ज्ञाता वायु ऋषि थे। सामवेद के ज्ञाता कौन थे? वायु ऋषि थे। अथर्ववेद की बात करते हैं। इसका विषय आत्मज्ञान है। अथर्ववेद का विषय क्या है? अथर्ववेद का विषय आत्मज्ञान है। 3 ऑप्शन दूसरे दे देगा, एक आत्मज्ञान दे देगा, आपको आत्मज्ञान टिक करना है। अथर्ववेद के ज्ञाता अंगिरा ऋषि थे। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन थे? अथर्ववेद के ज्ञाता अंगिरा ऋषि थे, है ना। सामवेद के ज्ञाता वायु ऋषि थे। यजुर्वेद के ज्ञाता आदित्य ऋषि थे। ऋग्वेद के ज्ञाता अग्नि ऋषि थे। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट को याद कीजिए। ऋग्वेद के ज्ञाता अग्नि ऋषि थे। यजुर्वेद के ज्ञाता आदित्य ऋषि थे। सामवेद के ज्ञाता वायु ऋषि थे। अथर्ववेद के ज्ञाता अग्नि ऋषि थे। क्या ये सब आपको ऐसे इजी नोट्स में और कहीं देखने को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इजी नोट्स को साइड में रख दीजिए। जो ये आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से 2-3 बार क्लास को देख लेना और इस क्लास को सेव कर लेना। जिस दिन एग्जाम हो मॉर्निंग में इसको जरूर देख करके जाना 100%। वेदों में ऋग्वेद को आदिवेद माना जाता है। वेदों में ऋग्वेद को क्या माना जाता है? आदिवेद। वेदों में किस वेद को आदिवेद माना जाता है? ऋग्वेद को आदिवेद माना जाता है। ऋग्वेद की रचना पद्य और गद्य में है। किस वेद की रचना पद्य और गद्य में है? ऋग्वेद की रचना पद्य और गद्य में है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार रिपीट हुआ था, आया था, हो सकता है इस बार रिपीट हो। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ बालक की 5 वर्ष की आयु से, कितने से? 5 वर्ष की आयु से कर दिया जाता था। वैदिक काल में क्या था? शिक्षा का जो प्रारंभ था वो बालक की 5 वर्ष की आयु से कर दिया जाता था। शिक्षा में संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त था। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त था। संस्कृत भाषा को ज्यादा यूज में लाया जाता था। गुरुग्रह को गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल किसको कहते थे? गुरुग्रह को। या गुरुग्रह को क्या कहते थे? गुरुग्रह को गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल प्रवेश के समय जब बालक का गुरुकुल में प्रवेश होता था पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, तो एक संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। गुरुग्रह को गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल के प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? गुरुकुल प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। वेदकालीन शिक्षा, जस्ट मिनट प्लीज,
वेदकालीन शिक्षा मानव जीवन के तीनों पहलुओं, वेदकालीन शिक्षा मानव जीवन के तीन पहलू, कौन कौन से तीन पहलू? आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक का विकास करती थी। जो वेदकालीन शिक्षा थी वह मानव जीवन के तीन पहलू, आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक, इनका विकास करती थी। वैदिक काल में शिक्षण कार्य मौखिक रूप से ही होता था, क्योंकि लिखने के लिए कागज और पेन पेंसिल का अभाव था, इसलिए वैदिक काल में शिक्षण कार्य होता था। कैसा होता था? लिखित, मौखिक, या और भी ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको क्या करना? टिक करना है, मौखिक टिक करके आना है। क्या टिक करके आना है? मौखिक टिक करके आना है। उत्तर वैदिक कालीन युग का प्रारंभ ऋग्वैदिक युग के अंत से होता है। उत्तर वैदिक कालीन युग का आरंभ कब होता है? ऋग्वैदिक युग के अंत से। जब ऋग्वैदिक युग का अंत होता है तब उत्तर वैदिक कालीन युग का प्रारंभ होता है बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभ पर। और जब बौद्ध और जैन धर्म का प्रारंभ होता है तब उत्तर वैदिक कालीन युग का अंत होता है। बात समझ में आई? जो उत्तर वैदिक कालीन युग है इसका प्रारंभ ऋग्वैदिक युग के अंत से होता है, और बौद्ध और जैन धर्म का जब प्रारंभ होता है तब इसका अंत होता है। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? तो वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और आप अगर प्रीवियस से उठा करके देखेंगे, मैंने करवाया हुआ भी है ऑन वीडियो और ऑन पेड क्लास में भी ट्रांसफर किया हुआ है PDF, तो उसमें सारे ऐसे ही क्वेश्चंस डाले गए हैं, टोटल ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं। पेपर जो फर्स्ट है आपका ये टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि इसमें आपको सन याद करने हैं, आपको इसमें याद करना है कि कौन सा आयोग कब बना, कब गठित हुआ, उसमें कितने उसके अध्याय थे, कितने कौन सदस्य था, कितने उसमें सदस्य थे, कौन उसका अध्यक्ष था, कौन सचिव था, बहुत सी चीज़ें आपको याद करनी है, इसलिए पेपर टफ है आपका फर्स्ट वन। मैंने सारी चीज़ें इसमें आज क्लियर की हुई हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि 2500 से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि सामान्यतः 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि 2500 से 500 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का समय सूत्र साहित्य का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र साहित्य का युग। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे क्या कहते हैं? सूत्र साहित्य का युग कहा जाता है। बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। ये बात कौन कहते हैं? ये आपके डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बात कही है। बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। ये बात आपके डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा थ्योरी नहीं लिखी है, ये एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन लिखा है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, चैप्टर वाइज, जब सीरियल से लिखा है सब। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन, कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत भूमि पर 600 ईसा पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वह भारत की भूमि पर 600 ईसा पूर्व हुआ था। निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने अष्टमार्ग का रास्ता दिखाया। निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने अष्टमार्ग का रास्ता दिखाया। बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में 600 भी लिखा आ सकता है, अगर 500 ना हो तो 600 को टिक कर देना। बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या है। वैदिक कालीन धार्मिक और सामाजिक दशा को सुधारने के लिए गौतम बुद्ध ने जो उपाय बताए उसे बौद्ध धर्म कहा गया। वैदिक कालीन धार्मिक और सामाजिक दशा को सुधारने के लिए गौतम बुद्ध ने जो उपाय बताए उसे क्या कहा गया? उसे ही बौद्ध धर्म कहा गया। क्या कहा गया? क्योंकि वैदिक कालीन के बाद ही बौद्ध धर्म आया है ना, तो वैदिक कालीन जो धार्मिक और सामाजिक जो कंडीशन थी उसको सुधारने के लिए गौतम बुद्ध ने कुछ उपाय बताए, उपाय किए, उसे बौद्ध धर्म कहा गया।
बौद्धों ने लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को स्थान दिया। ये भी क्वेश्चन शायद पिछली बार आ चुका है ना। अगर आपने ठीक से प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको याद होगा। बौद्धों ने लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को स्थान दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से लिख के 4 ऑप्शन देता, फिर एक टिक करता, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। ये ज्यादा निचोड़ अच्छा है ना। वीडियो कमेंट करके बताना। फिर 3 पेपर वो भी करा देंगे। नालंदा, तक्षशिला, ओदंतपुरी, पुरुषपुर आदि बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन कौन? नालंदा हो गया आपका, तक्षशिला हो गया, ओदंतपुरी हो गया, पुरुषपुर। ये जो थे ये बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। अच्छा, प्रौढ़ और जो सतत शिक्षा की बात हुआ करती है, हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो प्रचलन है वो बौद्धियों की ही देन है। किसकी देन है? प्रौढ़ और सतत शिक्षा का प्रचलन बौद्धियों की ही देन है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। कौन कौन से? तो उन्होंने 4 सत्य बताए। पहला बताया, प्रथम बताया दुख सत्य है, फिर बताया दुख का कारण सत्य है, तीसरा बताया दुख का निरोध सत्य है, चौथा बताया दुख के निरोध का मार्ग सत्य है। भगवान बुद्ध ने 4 सत्य बताए थे। दुख सत्य है, दुख का कारण सत्य है, दुख का निरोध सत्य है, दुख के निरोध का मार्ग सत्य है ना। अब इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक कह देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा एक कौन सा इसमें नहीं बताया था, तो वो आपको टिक करना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट स्थित है। जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो तक्षशिला था वो वर्तमान में आज के समय में पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट स्थित है। अगर ऑप्शन में खाली पाकिस्तान आता है तो आप पाकिस्तान को टिक करके आएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त को प्रथम को जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? पिछली बार विक्रमशिला को पूछा था, है ना। इस बार नालंदा पूछ सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त को जाता है, प्रथम को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने 8वीं सदी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने 8वीं सदी में किया था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली। वैदिक काल में कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। बौद्ध में पाली। बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। जितनी बार छात्र गुरु बदलता था उतनी बार उसका उपनयन संस्कार होता था। ये भी बात ध्यान रखिएगा आप। जितनी बार छात्र गुरु बदलता था उतनी बार उसका उपनयन संस्कार होता था। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, किसके? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने भारत पर आक्रमण किया था। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में मुस्लिम युग 1192 या 1200 से प्रारंभ हुआ और 1700 ईस्वी तक चलता रहा। भारत में जो मुस्लिम युग है वो 1192, ऑप्शन में आपको 1200 लिखा मिलेगा, हो सकता है 1200 से प्रारंभ होकर के 1700 ईस्वी तक रहा। इस्लामी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इस्लामी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म में धन दान की अपेक्षा शिक्षा दान उत्तम बताया गया है कि आप किसी को धन मत दान करो लेकिन शिक्षा जरूर दान करो। ये इस्लाम धर्म में बताया गया है। उसमें धन दान की अपेक्षा शिक्षा दान अधिक उत्तम बताया गया है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद शिक्षार्थी की कलम की स्याही को शहीद के खून से भी ऊंचा दर्जा प्रदान करते थे। कितनी बड़ी बात है। जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद हैं उन्होंने स्टूडेंट की कलम की स्याही, शिक्षार्थी की कलम की स्याही को शहीद के खून से भी ऊंचा दर्जा उन्होंने प्रदान किया, हजरत मोहम्मद ने। आपको पता होगा जो इस्लाम धर्म है यह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, जबकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि इस बार मर गए तो अगले जन्म में पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा। तुम्हें मानते ही हैं कि जन्म मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन इस्लाम धर्म इस बात को नहीं मानता है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको स्टेप मिलेंगे मकतब और मदरसा के। मकतब मदरसा मैंने आपको खूब पढ़ाया है। मकतब जो थे ये प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। मकतब क्या थे? मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। इसमें बालक अक्षर ज्ञान प्राप्त करता था। जो मकतब थे इसमें बालक अक्षर ज्ञान प्राप्त
करता था। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना हुआ है। जो मकतब है वह अरबी भाषा के कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो उससे प्रवेश के लिए बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी। क्या होता था? जिससे कि उनको कुछ अंश दोहराए जाते थे। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता तो फिर बिस्मिल्लाह शब्द का ही उच्चारण करवा लिया जाता था और फिर उसे प्रवेश दे दिया जाता था। तो बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा करने का सही समय क्या था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का सही समय था। ये तो मकतब हो गए जो कि प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा जो थे ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जैसे कि आज के डिग्री कॉलेज है ना। मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा था। आपको याद हो गया, वैदिक काल में क्या था? संस्कृत था। बौद्ध में आए तो पाली हो गया और मध्यकाल में फारसी था। ठीक है, क्या था? फारसी। चलिए अब बात करते हैं मैकाले मिनट की। मैकाले मिनट 2 फरवरी 1835 को लिखा गया। मैकाले मिनट कब लिखा गया? 2 फरवरी 1835 को लिखा गया। मैकाले मिनट में भारतीय इतिहास की हंसी उड़ाई गई है। भारतीय इतिहास की हंसी उड़ाई गई है। भारतीय संस्कृत की हंसी उड़ाई गई है। किसमें? मैकाले मिनट में भारतीय इतिहास की हंसी उड़ाई गई है। लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत आया था। कब? लॉर्ड मैकाले जो था वह वर्ष 1834 में भारत आया था। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एडम ने बंगाल के शिक्षा के संबंध में 3 रिपोर्ट तैयार की थी। एडम की कितनी रिपोर्टें आई थी? एडम की 3 रिपोर्टें आई थी। ठीक है, पहली रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को आई थी। दूसरी 23 दिसंबर 1836 को आई थी। तीसरी 1838 में आई थी। एडम ने बंगाल के शिक्षा के संबंध। अच्छा, ये जो रिपोर्टें थी किसके संबंध में थी? क्वेश्चन बन गया एक, एडम की रिपोर्ट किस शिक्षा के संबंध में थी? तो बंगाल की शिक्षा के संबंध में थी, है ना। और पहली रिपोर्ट, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एडम की पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1835, 36, 37, 38। आप 1835 को टिक कर कहेंगे। अगर यहाँ पे सन दिया है, ये डेट दी है, तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर को आई थी और तीसरी रिपोर्ट उन्होंने कब प्रस्तुत की? 1838 को। आगे बात करते हैं, मुर्शिदाबाद की शिक्षा का विवरण तीसरी रिपोर्ट में है। मुर्शिदाबाद की शिक्षा का विवरण एडम की कौन सी रिपोर्ट में है? मुर्शिदाबाद की शिक्षा का विवरण एडम की तीसरी रिपोर्ट में है। कौन सी रिपोर्ट में है? तीसरी रिपोर्ट में है। एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति सार्वजनिक शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए सुझाव थी। एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति क्या थी? सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार। सर चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। सर चार्ल्स वुड कौन था? जो चार्ल्स वुड था वह ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। वुड डिस्पैच में, वुड का घोषणा पत्र आप लोगों ने पढ़ा, तो उसी की बात है। वुड डिस्पैच में पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सभी स्तरों पर विचार किया गया है। वो जो वुड डिस्पैच है उसमें पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी स्तरों पर विचार किया गया है। वुड डिस्पैच ने उच्च शिक्षा के विषय में कहा, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। वुड डिस्पैच ने उच्च शिक्षा के विषय में क्या कहा? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। आगे बढ़ जाते हैं। वुड का घोषणा पत्र सन 1854 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 100 अनुच्छेद थे। वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? वुड का घोषणा पत्र सन 1854 में प्रकाशित हुआ। वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? वुड के घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। वुड का घोषणा पत्र भारतीय, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र है। किसने कहा? ऐसा HR जेम्स कहते हैं। किसने कहा? ऐसा HR जेम्स कहते हैं। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र है, ऐसा HR जेम्स कहते हैं। वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय शिक्षा विवादों को हल करना। वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक क्या करना है? भारतीय शिक्षा विवादों को हल करना। यह वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था। सर चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों ही भाषाओं को महत्व दिया गया है। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों ही भाषाओं को महत्व दिया गया है।
अब आगे बात कर लेते हैं हंटर आयोग की। देखिए, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को अपनी कार्यकारिणी के एक सदस्य, कौन थे सदस्य, उनका नाम क्या था, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। देखिए, जो भारतीय शिक्षा आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर। जो भारतीय शिक्षा आयोग है इसको हंटर आयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष हंटर थे, विलियम हंटर थे, इसलिए इसको हंटर आयोग भी कहते हैं, हंटर कमीशन भी कहा जाता है ना। अच्छा, तो लॉर्ड रिपन ने इसकी नींव रखी थी, है ना, लॉर्ड रिपन ने इसकी नींव रखी थी। देखिए, हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन भी कहा जाता है। हंटर कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे और इसमें कुल मिलाकर के 21 सदस्य थे। भारतीय शिक्षा आयोग में कितने सदस्य थे, 21। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर। कौन थे, सर विलियम हंटर थे। इसके सचिव कौन थे, श्री B.L. राइस थे। कौन थे, श्री B.L. राइस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से बनेंगे। हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। हंटर आयोग का गठन कब हुआ, 1882 में। हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को की थी, है ना। आगे बढ़े, एक एक क्वेश्चन में एक एक लाइन में एक एक नंबर, है ना। हंटर आयोग का प्रमुख क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा था। हंटर आयोग का प्राथमिक जो प्रमुख क्षेत्र था वो क्या था, प्राथमिक शिक्षा। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त 20 सदस्य और थे। जो भारतीय शिक्षा आयोग, जो हमारा हंटर आयोग था, इसमें अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त इनको छोड़ करके 20 सदस्य और थे। कितने थे, 20 सदस्य और थे, इसीलिए इसमें 21 सदस्य बताए गए हैं। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सन 1885 में। लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने 1901 ईस्वी में शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। कर्जन ने 1901 में शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया और ये सम्मेलन 15 दिन तक चला। कब तक चला, 15 दिन तक चला। इसका जो सभापति था वो कर्जन था। कौन था, इसका सभापति कौन था, कर्जन था। और सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए। कितने प्रस्ताव, 150 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए थे। ठीक है, चलिए, यहीं से क्वेश्चन पिछली बार बन के आया है। सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया था, तो वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन, सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बातें आपको पता चली कि ये कब तक चला, 15 दिन तक चला, है ना। और 150 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए थे। 27 जनवरी 1902 को विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई, 27 जनवरी 1902 को। कब की गई, 27 जनवरी 1902 को। 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया, 21 मार्च 1904 को। 1904 के अधिनियम में सीनेट के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम 100 निर्धारित की गई। 1904 के अधिनियम में सीनेट के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी थी, कम से कम 50 थी, अधिकतम 100 थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको हम सैडलर आयोग भी कहते हैं, इसका गठन 1917 में हुआ और इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर थे। कौन थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर थे। सैडलर आयोग का प्रतिवेदन 13 अध्यायों में विभक्त था। जो सैडलर आयोग था इसका प्रतिवेदन कितने अध्यायों में बटा हुआ था, 13। बहुत पूछे, पिछली बार का क्वेश्चन पेपर देखिए कितने पूछा है, इसमें कितने अध्याय थे, इसमें कितने अध्याय थे, इसमें कितने अध्याय थे, है ना, इस प्रतिवेदन में कितने अध्याय। ये बहुत डीपली चीजें हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। सैडलर आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। सैडलर जो थे वो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सैडलर कौन थे, सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 1927 को ब्रिटिश लोकसभा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर के साइमन आयोग की नियुक्ति की थी।
1927 को ब्रिटिश लोकसभा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर के साइमन आयोग की नियुक्ति की थी। सैडलर आयोग के बाद हर्टाग शिक्षा समिति की नियुक्ति हुई। हर्टाग शिक्षा समिति की नियुक्ति कब हुई? सैडलर आयोग के बाद। हर्टाग समिति ने सितंबर 1929 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हर्टाग समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? सितंबर 1929 में। इस प्रतिवेदन में भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया गया। ये जो प्रतिवेदन था इसमें भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। वर्धा शिक्षा योजना को ही बेसिक, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? गांधी जी की शिक्षा जो चैप्टर है वर्धा शिक्षा योजना वाला, वहाँ पे वर्धा शिक्षा योजना को ही बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम कहा गया है। वर्धा शिक्षा योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं? बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, बुनियादी तालीम भी कहते हैं। या तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बन गया बुनियादी तालीम किसको कहते हैं? वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब आप कैसे दिमाग लगाएंगे? बुनियादी तालीम है ना, ये थोड़ा अलग वर्ड हो जाएगा, तो यहीं से आप दिमाग लगाइए। वर्धा शिक्षा योजना को ही बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम कहा गया है। इसके प्रवर्तक कौन थे? बुनियादी तालीम के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी। बुनियादी तालीम के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी। यह शिक्षा योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित थी। जो वर्धा शिक्षा योजना है यह महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित थी। बेसिक शिक्षा को गांधी जी देश के लिए अपनी एक प्रमुख भेंट मानते थे। ये जो वर्धा शिक्षा योजना जिसके प्रवर्तक महात्मा गांधी थे, गांधी जी समझते थे कि यह मैंने देश को एक बहुत बड़ी भेंट प्रदान की है। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन 1938 में प्रस्तुत किया था। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1938 में। जो बुनियादी शिक्षा थी, ये बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा था। गांधी जी का कहना था कि बच्चा जो उसकी मातृभाषा है उसी भाषा में उसको सिखाइए, क्योंकि बालक अपनी मातृभाषा में जल्दी चीज़ों को सीख पाता है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। कौन कहते हैं? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा पेस्टोलॉजी कहते हैं। कौन कहते हैं? पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सार्जेंट रिपोर्ट पे आ गए हैं। सार्जेंट शिक्षा योजना का प्रतिवेदन 1944 में प्रस्तुत किया गया था। सार्जेंट शिक्षा योजना का प्रतिवेदन 1944 में प्रस्तुत किया गया। सार्जेंट रिपोर्ट 12 भागों में विभाजित है। सार्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित है? 12 भागों में। सार्जेंट योजना की आधारशिला सर जॉन सार्जेंट ने रखी। सार्जेंट योजना की जो आधारशिला किसने रखी? सर जॉन सार्जेंट ने। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन दिसंबर 1948 को हुआ। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? दिसंबर 1948 को हुआ था। कब हुआ? 1948 को। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन। नियुक्त में है ना, विश्वविद्यालय आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। किसने दिया था? ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पिछली बार बन के आया है, यहीं से क्वेश्चन उठा था कि ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन करके आया है। आगे बात करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय परिषद की सलाह पर किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय परिषद की सलाह पर किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य थे। कितने? 9 सदस्य थे। सितंबर 1952 में
मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए हम इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। कब की बात है ये? सितंबर 1952 की है। बात कहाँ की है? मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति जो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वो अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग कहा गया है ना। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। आयोग ने 15 अध्यायों में विभक्त 244 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। 15 अध्याय थे, 244 पृष्ठ थे, पन्ने थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को सरकार के समक्ष क्या किया? प्रस्तुत किया। आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को एक प्रस्ताव पास किया और उसके अनुसार डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। क्या? भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को एक प्रस्ताव पास किया और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उसके अध्यक्ष थे। एक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 16 और सदस्य थे। श्री जेपी नायक इसके सचिव बने। आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को कार्य प्रारंभ किया। आयोग ने अपने अध्ययन के लिए 12 कार्य टोलियां बनाई। यहाँ से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके? आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, है ना। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें कितने सदस्य थे? 16। इसके सचिव कौन थे? श्री जेपी नायक। आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को कार्य प्रारंभ किया था। आयोग ने अपने अध्ययन के लिए 12 कार्य टोलियां बनाई थी। कितनी टोलियां बनाई थी? 12। आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया। इसमें कुल 23 संस्तुतियां थी। 29 जून 1964 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया। इसमें कुल 23 संस्तुतियां थी। मुदालियर आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया। किस आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया? कौन? मुदालियर आयोग ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष कौन थे? जनार्दन रेड्डी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी थे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संहिता 2005 का मुख्य लक्ष्य संस्कृति का संरक्षण करना और क्या था? शारीरिक एवं मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना, स्तरानुकूल शिक्षण विधियां व अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास, ये जो था वो इसके मुख्य लक्ष्य थे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संहिता 2005 के। 3 ऑप्शन दूसरे दे देगा, एक अलग दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, तो वो आपको टिक करना है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता जर्मनी का विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल को माना जाता है। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट, एक लाइन बहुत कमाल की है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा गया है? वो जर्मनी का विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल को माना जाता है। प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय जर्मनी के ब्लैंकेनबर्ग नामक ग्राम में फ्रोबेल के द्वारा स्थापित किया गया। पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय जर्मनी के ब्लैंकेनबर्ग नामक गांव में फ्रोबेल के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में, आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में भारत में 5 प्रकार के पूर्व प्राथमिक स्कूल हैं। 5 प्रकार के पूर्व प्राथमिक स्कूल हैं, इनको ध्यान रख लीजिए। 3 ऑप्शन दूसरे दे देगा, एक दे देगा, कहेगा ये कौन नहीं है। अगर आप क्रैश नहीं जानते होंगे तो आप कहेंगे यही नहीं होगा, वरना क्रैश क्या होता है ना, लेकिन नहीं, ये हमारा क्या है? पूर्व प्राथमिक स्कूल है। 5 प्रकार के हैं। एक तो किंडरगार्टन, दूसरा क्रैश, मॉन्टेसरी, नर्सरी और पूर्व बेसिक स्कूल। ये वर्तमान समय में भारत में 5 प्रकार के क्या हैं? पूर्व प्राथमिक स्कूल हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा का एक अंग माना गया है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा का एक अंग माना गया है। इंग्लैंड में शिशुशालाओं का आयोजन कुमारी मार्गरेट मैकमिलन ने किया। इंग्लैंड में शिशुशालाओं का आयोजन किसने किया? कुमारी मार्गरेट मैकमिलन ने किया। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट लाइन है। प्रथम प्राथमिकता की वस्तु किसे कहा गया है? प्राथमिक शिक्षा को। प्रथम प्राथमिकता की वस्तु किसे कहा गया है? प्राथमिक शिक्षा को। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अहम पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है 1851 ईस्वी में हल्का बंदी स्कूलों की प्रणाली यानी कि सर्कल स्कूल सिस्टम आरंभ हुई।
और 1851 ईस्वी में हल्काबंदी स्कूलों की प्रणाली आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। जिसके अंतर्गत किसकी स्थापना की गई? प्राथमिक विद्यालयों की। अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था इसमें, क्वेश्चन आया था पिछली बार कि अपव्यय और अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है? अपव्यय और अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है, ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है, ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत 24 सितंबर 1969 में की गई। उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? 24 सितंबर 1969 में की गई थी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 2009 में प्रकाशित हुई। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुई? 2009 में। भारत में मुस्लिम काल को शैक्षणिक अंधकार का युग माना जाता है। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है अंधकार का युग किसे माना जाता है? तो इस्लामी शिक्षा को, ऐसा करके क्वेश्चन था। और चलिए अगर मिलता है तो मैं बताऊंगा आपको, याद आता है तो। हाँ, क्वेश्चन आया था कि मध्यकालीन शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो उसको अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइन लिखी है, भारत में मुस्लिम काल को शैक्षणिक अंधकार का युग माना जाता है। साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ये लाइन किसने कही है? गांधी जी। प्रौढ़ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रौढ़ या वयस्क की शिक्षा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। दूरस्थ शिक्षा शब्द का प्रयोग सन 1982 से शुरू हुआ। दूरस्थ शिक्षा शब्द का प्रयोग सन 1982 से शुरू हुआ। 1959 से दूरदर्शन का प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया गया। कब से दूरदर्शन का प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया गया? 1959 से दूरदर्शन का प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया गया। माध्यमिक स्तर पर पत्राचार कार्यक्रम 1965 से प्रारंभ किया गया। माध्यमिक स्तर पर पत्राचार कार्यक्रम 1965 से प्रारंभ किया गया। प्रथम मुक्त विद्यालय नई दिल्ली में 1980 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1980 में स्थापित किया गया। देखिए पूरी बुक का रिवीजन है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का अर्थ है 6 से 14 वर्ष के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? 6 से 14 वर्ष के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास नामक नवीन मंत्रालय का सृजन किया गया। मानव संसाधन विकास नामक नवीन मंत्रालय का सृजन कब किया गया? 26 सितंबर 1985 को। शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को 1957 में जोड़ दिया गया। कब जोड़ दिया गया? 1957 में। भारत सरकार द्वारा 1948 में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव के अकॉर्डिंग 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई। कब? 1951। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में की गई। कब? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने जुलाई 1952 में की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने जुलाई 1952 में की। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में की गई। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में की गई। कब की गई? 1955 में की गई। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की स्थापना अक्टूबर 1965 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना सन 1972 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में की गई। इस ट्यूटोरियल को ध्यान से देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं और इसे कई बार रिवाइज करना है।
इसी में से आपके सारे प्रश्न मिल सकते हैं। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए SRBP डिग्री कॉलेज की तरफ।